हम लोग का चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जो सबसे पहला बेसिक बात बोला गया कि अल्टरनेटिंग करंट का दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपने वैल्यू को भी चेंज करेगा, और दूसरा प्रॉपर्टी ये था वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। अल्टरनेटिंग करंट बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था वो था साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ करंट। तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये अल्टरनेटिंग EMF है। यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म है आई नॉट, ये टर्म बार बार रेफर किया जाएगा, इसको बोला जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। कि ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है भले ही वो अपना वैल्यू और डायरेक्शन बदल रहा हो, लेकिन एक बार उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो साइन मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है अपना पीक वैल्यू ऑफ EMF कि सेकेंड वाला जो है उसका वैल्यू किसके बराबर है, तो पीक वैल्यू ऑफ EMF इसके बराबर हो रहा है। अब यहां से देखो तो अन्य इंपॉर्टेंट 3 टर्म के बारे में याद रखने के लिए बोला गया था कि पहला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स होता है। और तीसरा है कि AC को एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम पीरियड लगता है, तो T टाइम पीरियड है। जो अपना इंडिया है, इंडिया में जो AC सप्लाई किया जा रहा है उसका I नॉट जो पीक मतलब I नॉट के आधार पे नहीं, जो E नॉट है, इसीलिए आप बोलते हो हमारे घरों में 220 वोल्ट जो है वो E नॉट नहीं है, वैसे इसको ERMS बोलना चाहिए जब आएगा। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होना चाहिए, तो अभी फ्रीक्वेंसी डिस्कशन कर रहे हैं, RMS तो बताएंगे, वो 50 हर्ट्ज के बराबर है। आप इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस देख लीजिए तो उसके ऊपर 50 हर्ट्ज लिखा होगा। मे बी USA में या फिर यूरोप में फ्रीक्वेंसी कुछ और है। मतलब अपने यहाँ अगर एक पॉइंट देखिए तो इसके ऊपर AC 50 साइकिल पूरा करता है 1 सेकंड में, या फिर एक साइकिल को पूरा करने में 1/50 सेकंड। 1/50 सेकंड में AC अपना सारा वैल्यू ले लेता है। तो ये रिलेशन था ओमेगा इक्वल टू 2πf और T इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी इसके बराबर। तो ये जनरल रिलेशन है किसी भी ऑसिलेटिंग कर रहे क्वांटिटी का। अगर साइन ग्राफ है तो ये ऐसे चलेगा, तो साइन ग्राफ के बारे में जानते हैं, तो यही बोला जाता है कि कुछ समय में ये पिक वैल्यू लेगा इस साइड में, कुछ समय में इस साइड में, एक टाइम पीरियड के बाद, या तो टाइम पीरियड के टर्म्स में बोले तो टाइम पीरियड में T के बाद, या फेज के टर्म्स में बोले तो 2π के बाद AC खुद को रिपीट करेगा। तो ये सबसे पहला बात था, बेसिक बात किसके ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ AC के ऊपर, कि AC का इक्वेशन ऐसा है और इसके इक्वेशन में इन्वॉल्व टर्म जो है वो इस तरीके से होते हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों का डिस्कशन पहले ही हो चुका है। अगला बात क्या है, तो अगला बात जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कि एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू से क्या मतलब है। तो देखिए क्या बोला जाता है कि अगर एक अल्टरनेटिंग करंट कहीं पे फ्लो कर रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट अगर कहीं पे फ्लो कर रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर कर रहा होगा या कुछ ना कुछ चार्ज सप्लाई कर रहा होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब वेरी करने वाला करंट जितना चार्ज सप्लाई कर रहा है उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाला
एक सिंगल डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि सेम चार्ज सप्लाई करे। कि अगर आपके पास यहां एसी है तो ये एक एसी है, बोला जा रहा है इसकी जगह एक कांस्टेंट करंट, जितना चार्ज ये एसी सप्लाई कर रहा है उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाले सिंगल डायरेक्ट करंट को क्या बोलते हैं, तो उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाले सिंगल डायरेक्ट करंट को बोलते हैं एवरेज करंट। कि ये होता है एवरेज करंट। तो क्या हुआ कहने का मतलब कि द सिंगल वैल्यू डायरेक्ट करंट which supplies same amount of charge through charge to a circuit as done by the variable alternating current। कि भले ही करंट वेरिएबल हो, कुछ ना कुछ चार्ज तो वो भी सप्लाई कर रहा होगा टू अ सर्किट एज डन बाय द वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट। कि जो कर रहा है वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट वही करे क्या एक सिंगल डायरेक्ट करंट। एट अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंगल वैल्यू, कि अल्टरनेटिंग करंट में तो हजारों वैल्यूज हैं। कि मान लो अगर आई नॉट का वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर है तो 0 से 5 के बीच में हजारों वैल्यू लिए होंगे। तो एसी के पास हजारों वैल्यू है। तो ये जो एसी है ये पूरे साइकिल में जितना चार्ज सप्लाई कर पा रहा है उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाले सिंगल किसको, उतना ही चार्ज सप्लाई करने वाले सिंगल डीसी को हम लोग एवरेज करंट बोलते हैं। अगर एवरेज करंट का डेफिनेशन देखिएगा तो आई एवरेज जो होगा उसका डेफिनेशन क्या होता है कि जितना चार्ज एसी सप्लाई कर रहा है तो टोटल चार्ज सप्लाई बाय एसी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कि कितने समय में चार्ज सप्लाई किया गया है इतना। तो देखो यहां से आप अगर बहुत पुराना कॉन्सेप्ट देखिए तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता था टोटल चार्ज सप्लाई एक वेरिएबल करंट की वजह से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ाया गया था कि आई डी टी के बराबर होगा तो टोटल चार्ज सप्लाई कितना के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 0 से कितना एक टाइम पीरियड। कि एक टाइम पीरियड में टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया गया डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कि एक टाइम पीरियड में कितना टाइम लगा। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट। कि एवरेज करंट का मतलब हुआ that value of a single current which provides same charge in same time as done by the variable AC। तो पहले कंप्लीट साइकिल के लिए निकालते हैं। तो कंप्लीट साइकिल के लिए देखिए एवरेज करंट जो होगा उसका वैल्यू ऑलवेज 0 के बराबर होगा जो कंप्लीट साइकिल है। ऐसा क्यों होगा वो इंटीग्रेशन पे भी देख सकते हैं, फिर हाफ साइकिल का देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल कि एक साइकिल के लिए मैंने कहा आप एवरेज वैल्यू निकालो। तो एक साइकिल का अगर देखें इक्वेशन तो यही तो एक साइकिल है एसी का। एसी का इक्वेशन होता क्या है तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक साइकिल में कितना टाइम लगता है तो 0 से t टाइम लगता है और टाइम पीरियड t किसके बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा इसके बराबर होता है। तो अगर एक साइकिल के लिए
आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 क्यों आएगा उसको फिजिकली भी समझेंगे। पहले एवरेज का डेफिनेशन लगाइए। तो एवरेज का मतलब होता है ऊपर में टोटल चार्ज सप्लाई IDT इन वन कंप्लीट साइकिल, नीचे में एक साइकिल में कितना टाइम लगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to t, ये क्या हो गया द टाइम टेकन इन वन साइकिल। अब IDT करेंगे तो थोड़ा बहुत तो इंटीग्रेशन याद होगा, तो I नॉट इंटू साइन ओमेगा t 0 से t, और यहां से अगर देखिएगा तो दूसरा वाला नीचे में dt का इंटीग्रेशन 0 से t। देखो अब t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा है, तो सबसे पहले I नॉट को इंटीग्रेशन के बाहर लीजिए कि वो तो पिक वैल्यू है, वो तो कांस्टेंट है लाइक एम्पलीट्यूड। अगर साइन x का कहीं पे इंटीग्रेशन होता है तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। उसकी जगह अगर साइन ax हो तो उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए 1 बाई a माइनस कॉस ax। तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन का ओमेगा नीचे आ जाएगा, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होना चाहिए माइनस कॉस ओमेगा t। कहां से कहां तक तो 0 से t डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन कितना तो t, इसका लिमिट कहां से कहां तक 0 से t इसके बराबर। अब अगला स्टेज में इंटीग्रेशन का लिमिट पुट कीजिए, तो यहां से देखिए I एवरेज का वैल्यू जो यहाँ पे होगा तो I नॉट बाई ओमेगा है, तो उसको यहां से देखो ओमेगा जहां जहां दिखेगा उसको t पाई 2 पाई बाई t या t को ही 2 पाई बाई ओमेगा पुट करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से I नॉट बाई ओमेगा ये पहला टर्म हुआ। यहां पे देखो जब अपर लिमिट पुट कीजिएगा या फिर मैं बोलूंगा कि माइनस को बाहर में ही खड़ा कर दो, अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट है t, तो कॉस ऑफ t का मतलब किसके बराबर तो ओमेगा इंटू 2 पाई बाई क्या t का मतलब कॉस ऑफ ओमेगा इंटू ओमेगा में अपर लिमिट आके t पुट करोगे तो ओमेगा इंटू t का वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, दूसरे वाले में पुट करोगे तो कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0, नीचे में पुट करोगे तो t माइनस 0, तो t का वैल्यू किसके बराबर 2 पाई बाई ओमेगा इसके बराबर। बाकी लोग को भी हिसाब कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तो ये भी 1 cos 2 पाई जो होता है 1 के बराबर होता है और cos 0 भी 1 के बराबर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC 0 के बराबर होता है किसमें 1 कंप्लीट साइकिल में। इसको दूसरे तरीके से समझिए तो देखो 1 कंप्लीट साइकिल में क्या हुआ कि आधे समय करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो आधे समय चार्ज Q इधर की ओर गया कि करंट का डायरेक्शन इधर था, आधे समय चार्ज Q इधर की ओर गया, Q नेट किसके बराबर है 0 के बराबर। तो 1 कंप्लीट साइकिल में जो है AC क्या कर रहा है 1 कंप्लीट साइकिल में AC का नेट चार्ज ट्रांसफर 0 है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि I एवरेज को डिफाइन करने का तरीका क्या हो सकता है कि IDT को याद कीजिए तो आपने दूसरा एक और नाम भी दे रखा है कि Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DQ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IDT। तो इसको दूसरा नाम क्या दिया था एरिया अंडर IT ग्राफ, कि एरिया अंडर IT ग्राफ वो भी तो चार्ज सप्लाई के बराबर होता है। तो I एवरेज का दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि एरिया अंडर IT ग्राफ क्या है उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो आप ले रहे हो। यहां से भी देखो तो 0 ही आएगा, क्यों क्योंकि ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है, तो इतना चार्ज इधर की ओर गया
नीचे का एरिया निगेटिव होता है, इतना चार्ज इधर की ओर गया, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, जीरो के बराबर। कि नेट चार्ज ट्रांसफर जीरो है, नेट एरिया जीरो है, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू जीरो है। तो देखो एवरेज वैल्यू इसीलिए फेल कर गया, इसीलिए आरएमएस वैल्यू आया कि थोड़े देर मान लो तुमको यहां से करंट भेजा जा रहा है और तुमको थोड़े देर के लिए करंट यहां से आया और तुमको क्या लगा, करंट से यहां से शॉक लगा। थोड़े देर बाद बोले यहां से नहीं, अब वहां से करंट भेजो, फिर यहां से शॉक लगा, तो तुम काफी खुश हो क्या, क्यों इधर गया, क्यों इधर से आया, कि क्यों नेट जीरो हो गया। तो आप खुश नहीं हो क्योंकि आपको दोनों तरफ से शॉक लगा है, इसीलिए एवरेज फेल कर जाएगा। पहले एवरेज का एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर समझेंगे और कि क्यों एवरेज फेल कर गया और कौन सा क्वांटिटी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए तीसरा जो दूसरा बात है कि एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालिए। तो एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल जीरो नहीं होगा। हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि अब किसी एक आधा साइकिल के लिए कि 0 से T/2 में एवरेज वैल्यू करंट का क्या था। मान लो हर दिन हर समय आपको एक दिन मिला 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, फिर मिला 40, 20, 10, 2, 0, तो एवरेज आपको कितना मिला, वही तो आप यहां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए अगर हाफ साइकिल की बात हो रही है तो आई एवरेज का डेफिनेशन आ चुका है, इंटीग्रेशन जीरो से क्या, सब कुछ ऑलरेडी आप किए हुए हो। तो जीरो से इस बार क्या होना चाहिए, मैं हाफ साइकिल के लिए निकाल रहा हूं, तो आई डी टी और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से T/2 dt, ये हाफ साइकिल के लिए हो रहा है। अपना एसी हमेशा वही है, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बराबर। अब देखिए पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, ओमेगा ऐसा आया था, इंटीग्रेशन में आपने देखा ही था माइनस कॉस ओमेगा टी ऐसा बचा था, और ये कहां से कहां तक, तो 0 से T/2 इसके बराबर। नीचे में इंटीग्रेशन dt आया था कि बस मैंने लिमिट तो बदला है, मैं बोल रहा हूं पूरे साइकिल में तो जीरो ही होगा, आधा साइकिल में एवरेज निकालो। तो यहां से देखिए तो आई नॉट बाई ओमेगा, इस माइनस को पीछे ले आइए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। t इक्वल टू हमेशा की तरह 2 पाई बाई ओमेगा है, तो T/2 इक्वल टू किसके बराबर, पाई बाई ओमेगा होना चाहिए। तो पहला टर्म कॉस ऑफ ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा, दूसरा टर्म कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0 डिवाइडेड बाई T/2, तो T/2 का मतलब पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया। यहाँ पे देखिए पहला टर्म जो बचा तो माइनस, ये माइनस को पीछे ले आइए, पाई ऐसा बच गया, अंदर में क्या ओमेगा, ओमेगा कटा तो कॉस पाई माइनस कॉस 0 इसके बराबर। तो जो इंटीग्रेशन है वो तो अपनी जगह है, एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, लेकिन बीच में फॉर्मूला का माइनस है। माइनस माइनस किसके बराबर, तो -2 के बराबर, और -2 बाहर के माइनस से टकराया। तो यहाँ पे देखिए कि आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल किसके बराबर आया, तो 2I नॉट डिवाइडेड बाई पाई इसके बराबर आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपसे सीधे पूछ सकता है कि आई एवरेज, तो हाफ साइकिल के लिए आप आई एवरेज जिंदा है, क्योंकि हाफ साइकिल में नेट चार्ज जीरो थोड़ी ही है। अगर हाफ साइकिल को एरिया मेथड से देखिए तो इतना चार्ज सप्लाई किया गया है, इतना चार्ज सप्लाई किया गया है, टाइम कितना लगा है, तो टाइम T/2 के बराबर लगा है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर आप देखोगे तो आधा साइकिल पे ही फोकस करो,
तो क्या बोला जाएगा कि जितना चार्ज ये वेरिएबल एसी दे पा रहा है उतना ही चार्ज देने वाला एक डीसी करंट को एवरेज करंट बोला जाता है। कि ये अपना एसी करंट जो है ओवर दिस हाफ साइकिल इट इज टेकिंग सो मेनी वैल्यूज, इतना वैल्यू लेने के बाद ये कितना चार्ज दे रहा है, तो एरिया अंडर द ग्राफ उसके बराबर चार्ज दे रहा है। कि ये जो चार्ज दे रहा है वो एरिया अंडर द ग्राफ उसके बराबर चार्ज दे रहा है। तो यहां पे उतना ही चार्ज देने वाला एक सिंगल वैल्यू ऑफ करंट को क्या बोला जाता है, एवरेज करंट बोला जाता है। कि जो चार्ज अपना क्या दे रहा है, जो चार्ज अपना वेरिएबल एसी दे पा रहा है सर्किट में हाफ साइकिल में, वही चार्ज देने वाला एक कांस्टेंट डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आई एवरेज बोलते हैं। कि जितना चार्ज वो डीसी दे रहा है उतना ही ये दे रहा है। तो अभी अभी इससे पहले आपने देखा फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू 0 आ रहा था, क्योंकि कंप्लीट साइकिल में जानते ही है आधा टाइम करंट इधर गया तो क्यू इधर प्लस था, आधा टाइम करंट इधर गया तो माइनस क्यू इधर ट्रांसफर हुआ। तो 50 कूलम इधर गया फर्स्ट हाफ में, 50 कूलम इधर गया सेकेंड हाफ में, नेट चार्ज तो 0 हो गया। तो एसी का एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल 0 के बराबर आया। लेकिन एसी का एवरेज वैल्यू अगर ओवर हाफ साइकिल देखे तो ओवर हाफ साइकिल 0 नहीं है, क्योंकि हाफ साइकिल में कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर किया जा रहा है और चार्ज टोटल ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज ट्रांसफर के लिए एरिया मेथड से साइन का एरिया निकालना मुश्किल है, तो इंटीग्रेशन से निकाला गया आई डी टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये आपका क्या हो गया, चार्ज का एवरेज वैल्यू बट फॉर हाफ साइकिल। देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप निकाल के बताइए एरिया मेथड से कि क्या होना चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन साइकिल या वन हाफ साइकिल। चलिए दी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन ओ एंड ए। तो देखो पूरा के लिए नहीं आपसे पूछा है, अगर एवरेज वैल्यू देखोगे अभी निकाल के दिखा भी दे रहे हैं कि अगर ए ये कौन सा अपना एसी था, तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है ट्रायंगुलर को, बट स्टिल ले लेते हैं का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये अपना आई नॉट है, ये ओ ए बी सी डी ऐसा है, एक साइकिल पूरा हुआ, ये उसी चीज को रिपीट कर रहा है। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि टाइम है t/4, यहां से बोला जा रहा है t/2, यहां से बोला जा रहा है 3t/4। देखो एक साइकिल पूरा हुआ। अगर कोई हमसे पूछे इसी क्वेश्चन में ओ एंड ए ना पूछा हो, तो इसी क्वेश्चन में एक ट्रायंगुलर का लिए है तो ऐसे ही बता दे रहे हैं कि देखिए अगर हमसे पूछे आई एवरेज फॉर अ साइकिल, तो अगर ट्रायंगुलर वेव भी है तो आई एवरेज निकालने का दूसरा मेथड क्या बोले हैं कि एरिया अंडर आई टी ग्राफ। कि साइकिल के लिए बोल रहा है तो भाई एरिया अंडर आई टी ग्राफ फॉर साइकिल, फॉर वन साइकिल कितना के बराबर, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। कि एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, तो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर साइकिल इसके बराबर। तो एक साइकिल में देखो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मन करे तो इंटीग्रेशन क्यों करेंगे। एक साइकिल में एसी अपना हजारों वैल्यू ले रहा है, 0 से आई नॉट जा रहा है, आई नॉट से 0 आ रहा है, तो टोटल चार्ज सप्लाई इस पार्ट में अगर प्लस क्यू है तो फिर क्या हुआ, एसी ने अपना डायरेक्शन बदला और इस पार्ट में उतना ही चार्ज माइनस क्यू दूसरे एरिया में, तो एरिया नेट क्या हो गया 0। टाइम अगर टी भी लगा है तो क्या, अगर ट्रायंगुलर वेव है तो आई एवरेज ओवर द साइकिल
अभी भी 0 के बराबर है कि आई एवरेज क्या है, आई एवरेज यहाँ पे 0 आया। अब अपना ये तो एवरेज जनरल बात की है, अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो आपको क्या बोला है कि मेरे को एवरेज वैल्यू बताओ, आई एवरेज की एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन ओ एंड ए, कि ओ से ए के बीच में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है। अगर ओ से बी बोला होता तो ओ से बी का एरिया लेते, 1 साइकिल मतलब ओ से डी आपने लिया है तो 0 आया है। अगर ओ से ए बोल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, कि ग्राफ के नीचे का एरिया कहां से कहां तक, तो ओ से ए तक, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, तो टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए, तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो कौन सा एरिया बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो 1/2, बेस किसके बराबर है, तो t/4, हाइट किसके बराबर है, तो I0, डिवाइडेड बाय टाइम जो है अपना उसका ए का मतलब ही है 2/4। देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर, तो आई एवरेज का वैल्यू I0/2 आया, कहां से कहां तक, तो ओ से ए तक के बीच में। तो अगर ग्राफ देके जितना तक पूछे, मान लो अगर ओ से बी बोला होता कि एवरेज वैल्यू बताइए ओ से बी के बीच में, वो भी आप निकाल के बता सकते हो कि वहां से वहां का एरिया निकाल दीजिए। तो ये बात का ध्यान रखना है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है तो 1 कंप्लीट साइकिल के लिए ट्रायंगुलर का भी 0 होगा। अगर मान लीजिए अगला एग्जांपल देखें स्क्वायर वेव का, तो स्क्वायर वेव का देखो, अगर स्क्वायर वेव के लिए भी 1 कंप्लीट साइकिल को देखेंगे तो 1 कंप्लीट साइकिल कैसा दिख रहा है, 1 कंप्लीट साइकिल शुरू में I0 होता है, बाद में -I0, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, आई एवरेज यही तो एक साइकिल है, इसी को तो रिपीट करते रहेगा जितना नंबर ऑफ साइकिल बन सके। तो आई एवरेज क्या हुआ, ऊपर में आप इंटीग्रेशन आई डी टी ले या एरिया अंडर आई टी ग्राफ ले, तो इन केसेस में एरिया निकालना आसान है तो एरिया लगा रहे हैं, साइन वाले में एरिया निकालना मुश्किल था तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हुआ, तो अभी भी देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, आई एवरेज सभी प्रकार के एसी के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हुआ, 0 हुआ। उसको ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट है कि साइनोसॉइडल के लिए आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या आया था, 0.63 I0, की पिक वैल्यू का 0.63 I0 ऐसा रहेगा। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि चार्ज इज नॉट एन इंपोर्टेंट क्राइटेरिया, कि चार्ज एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, कि आदमी को झटका तो लग रहा है, चाहे करंट इधर से आए चाहे इधर से आए, आदमी को झटका तो लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि एवरेज वैल्यू 0 है तो बोला जा रहा है कुछ झटका लगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या बोला गया, इसीलिए बोला गया और डिफाइन किया गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि देखो, अगर आप देखिएगा कि एसी के द्वारा एनर्जी सप्लाई को, तो एनर्जी सप्लाई जो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, अगर टी समय के लिए एनर्जी आ रहा है तो हीट एनर्जी कितना सप्लाई होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी या आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, अगर छोटा समय के लिए वेरिएबल एसी है तो एनर्जी इतना सप्लाई होगा। तो देखो क्यों आपको झटका लग रहा था कि चाहे करंट उधर से आए, चाहे करंट इधर से आए, चाहे करंट इधर से आए, एनर्जी तो आते ही रहता है।
और एनर्जी आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है कि एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होगा, चार्ज डिपेंड करेगा कि मान लो इस करंट को आप प्लस आई बोलते हो तो इस करंट को माइनस आई बोलोगे, चार्ज जब इधर फ्लो किया तो इसको प्लस क्यू बोलोगे तो इसको माइनस क्यू बोलोगे, लेकिन एनर्जी देखिए अगर टी टाइम के लिए इधर से जाए तो भी आई स्क्वायर आर टी टाइम के लिए इधर से जाए तो वो भी आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से हम लोग क्या देखे कि एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, कि चाहे चार्ज का डायरेक्शन फ्लो का कुछ भी रहे, एनर्जी सप्लाइड इन बोथ द केस टू द सर्किट इज ऑलवेज क्या, इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि एनर्जी सप्लाई जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से देखिए क्या बोला जाएगा, यहां से जैसे वहां पे डिफाइन किए हैं, देखो जो एनर्जी सेम एनर्जी सप्लाई हो किसके द्वारा, जो एनर्जी अपना वेरिएबल डीसी चार्ज के आधार पे क्या डिफाइन है, चार्ज के आधार पे डिफाइन है एवरेज वैल्यू, एनर्जी के आधार पे आरएमएस वैल्यू डिफाइन है, कि जो एनर्जी अपना वेरिएबल एसी दे पा रहा है उतना ही एनर्जी देने वाला, उतना ही एनर्जी देने वाला एक सिंगल डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उतना ही एनर्जी देने वाला सिंगल डीसी को हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। कि देखो अगर यहाँ के टर्म में देखिए तो यहाँ पे देखो अब कोई डाउट नहीं कि एसी का पॉजिटिव साइकिल हो या फिर निगेटिव साइकिल हो, एनर्जी को मतलब नहीं है, एनर्जी जिंदगी भर पॉजिटिव ही रहेगा कि सर्किट को करंट एनर्जी दे रहा है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो जो एनर्जी ये वेरिएबल एसी दे पा रहा है उतना ही एनर्जी देने वाला एक सिंगल डीसी को हम लोग आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू को ही बोला जाता है इफेक्टिव वैल्यू। मान लो हम बोल रहे हैं कि घरों में एसी सप्लाई होता है, तो फिर कैसे बोल दे रहे हैं 220 वोल्ट, अरे एसी सप्लाई हो रहा है तो 0 से लेके पीक वैल्यू तक जाता होगा कि ईएमएफ का 0 से पीक वैल्यू, तो एक वैल्यू कैसे बोल रहे हैं, तो एक वैल्यू इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके घरों में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उसका आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट के बराबर। तो आरएमएस सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एसी के लिए, कि एवरेज तो देखो कोई आइडिया ही नहीं दे रहा है, 1 साइकिल के लिए एवरेज 0, कैसे एवरेज 0, आदमी को तो शॉक लग रहा है, चाहे इधर से लगे चाहे उधर से लगे। तो आरएमएस वैल्यू जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन लिखिए कि क्या बोला जाता है कि द सिंगल वैल्यू डायरेक्ट करंट, कि एकमात्र वैल्यू, कि अभी 50 ठो नहीं चाहिए एसी जैसे 0 से I0/2 I0/3 I0/4, हमको ऐसा नहीं चाहिए। द सिंगल वैल्यू डायरेक्ट करंट विच सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि वो भी उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करे, कि द सिंगल वैल्यू डायरेक्ट करंट which supply same amount of energy as done by the variable alternating current, कि जो काम जो एनर्जी वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट दे रहा है उतना ही एनर्जी देने वाला, कि द सिंगल वैल्यू डायरेक्ट करंट which supply same amount of energy as done by the variable alternating current is called क्या, is called the RMS value of AC, कि इसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या बोलते हैं ऑफ AC, कि इस AC को हटाओ, ये AC जो आपको एनर्जी दे रहा है
उतना ही एनर्जी देने वाला जो एकमात्र डीसी हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं IRMS। कि यहाँ पे आपका एक एसी फ्लो हो रहा है, तो एसी बहुत सारा वैल्यू लिया, तो बहुत सारा कोई चीज वैल्यू लेगा तो उसके कारण सप्लाई एनर्जी, जैसे सप्लाई चार्ज इंटीग्रेशन से मिला है, उसके द्वारा सप्लाई एनर्जी भी इंटीग्रेशन से मिल जाएगा कि dt टाइम में I² RDT, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो जो एनर्जी आपका वेरिएबल एसी दे रहा था, उतना ही एनर्जी देने वाला सिंगल डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो IRMS बोलते हैं। इसीलिए RMS वैल्यू को क्या बोला जाता है, इसीलिए RMS वैल्यू को बोला जाता है कि RMS की AC का इफेक्टिव वैल्यू क्या है, तो RMS वैल्यू ऑफ AC इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। और कहीं पे भी बाय डिफॉल्ट जब तक बोले ना, जैसे बोले कि 220 वोल्ट एसी सप्लाई है, 180 वोल्ट एसी सप्लाई है, तो अगर एक वोल्टेज दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ एसी मीन्स RMS वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके घरों में इन्वर्टर होगा, स्टेबलाइजर होगा, तो उसमें रेगुलरली वोल्टेज दिखते रहता है, तो आप बोलते हो अभी 180 वोल्ट है, अभी 200 वोल्ट है। भाई ये तो एसी है, एसी तो हजारों वोल्ट ले रहा है, 0 से E0 से माइनस E0, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो 180 वोल्ट है, 200 वोल्ट है? कि स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, जितना भी गैजेट है, सब के सब आपको RMS वैल्यू ही बता रहे हैं कि जो आपके घर में अभी एसी चल रहा है उसका RMS वोल्टेज इतना के बराबर है। देखो अब एनर्जी सप्लाइड बाय डीसी, तो एनर्जी सप्लाई जो डीसी के द्वारा होगा, तो डीसी में क्या बोले हैं, उसका तो नाम भी रख दिए हैं IRMS का स्क्वायर, ये I है, थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश हो गया, I²। उसके बाद क्या होगा R इंटू dt, ये क्या हुआ, ये सिंगल वैल्यू जो अगर IRMS है इसका इंटीग्रेशन करो, यहां का करंट कांस्टेंट है, IRMS तो सिंगल वैल्यू है, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। ई सप्लाई किसके द्वारा, तो ई सप्लाई एसी के द्वारा, तो एसी वाला इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एसी वाला जो है वो I = I0 sin ओमेगा t है, ज्यादा से ज्यादा I0 बाहर निकलेगा, तो उसके कारण जो एनर्जी सप्लाई होगा तो I² R इंटू dt इसके बराबर। कि अगर मान लीजिए सिंगल जो अपना सिंगल डायरेक्ट करंट जिसको आप RMS बोल रहे हो, तो RMS कितना एनर्जी देगा, RMS तो फिक्स वैल्यू है, वो बदल थोड़ी रहा है, यही तो बोला जा रहा है कि वेरिएबल तो एसी है, तो IRMS के कारण सप्लाई होने वाला एनर्जी इतना है, और I अपना एसी के कारण सप्लाई होने वाला एनर्जी इतना है। तो यहां से दोनों को बराबर करो, डेफिनेशन ही यही है कि एनर्जी सप्लाई बाय सिंगल डीसी, जिसको आप IRMS बोलते हैं, किसके बराबर होना चाहिए, एनर्जी सप्लाई बाय वेरिएबल एसी। तो एनर्जी सप्लाई बाय सिंगल डीसी, तो सिंगल डीसी क्या है, तो ये IRMS का स्क्वायर इंटू R, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है किसी भी सर्किट में, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। अब देखिए ये I² इंटू R इंटू dt, तो यही बोला जा रहा है कि R और R कट गए, IRMS तो एक सिंगल वैल्यू है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt ये किसके बराबर, यहां से R कट के I² dt। आज से जो आपको पहला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आप चाहे तो इतना स्टेप को अवॉइड करके सीधे यहां आ सकते हैं कि IRMS का स्क्वायर I² dt बाई dt इसके बराबर होना चाहिए IRMS का स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए, तो ये इसका वैल्यू आ गया। जो सबसे ज्यादा फेमस है कि अगर मान लो अब RMS वैल्यू भी आपको मन करे तो हाफ साइकिल के लिए निकाल सकते हैं, फुल साइकिल के लिए निकाल सकते हैं,
तो IRMS का जो अल्टीमेट डेफिनेशन आया, आई स्क्वायर डी टी कहां से कहां तक, आई स्क्वायर डी टी 0 से t तक, नीचे में किसका इंटीग्रेशन, आई डी टी नहीं केवल डी टी है, 0 से t तक, ये IRMS का डेफिनेशन है अंडर रूट। इसीलिए इसको बोला जाता है कि देखिए कि रूट किसका, रूट RMS का मतलब क्या हुआ कि रूट लिया जा रहा है किसका, मीन का स्क्वायर का, कि स्क्वायर करके करंट का मीन निकाला जा रहा है, उसका रूट लिया जा रहा है। तो ये यहां से आपका IRMS का जो डेफिनेशन पार्ट है वो तो आपने समझा कि सेम एनर्जी सप्लाई करने वाला एक सिंगल करंट, इसको IRMS बोलते हैं। IRMS का वैल्यू हुआ आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, ये आपका IRMS का वैल्यू हुआ कि स्क्वायर के मीन का रूट, तो इसीलिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चलिए कम से कम स्टैंडर्ड AC के लिए RMS वैल्यू निकालते हैं। तो RMS का पहला मतलब और दूसरा डेफिनेशन, ये दो बातें समझनी है, और ये डेरिवेशन आ सकता है कहीं पे भी कि RMS वैल्यू निकालिए AC का, तो आपका क्वेश्चन की तरह ही आएगा। बाकी हम लोग निकालते हैं RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल AC, कि RMS वैल्यू जो है वो साइनोसॉइडल AC के लिए क्या होना चाहिए। तो देखो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप ये बातें अब ऑलरेडी जानते हो कि ये वाला AC अपना 50 तरीके का वैल्यू लेगा कि 0 से कभी आई नॉट होगा, डायरेक्शन बदलेगा तो माइनस आई नॉट होगा। तो ये अपना वैल्यू और डायरेक्शन बदलने वाला AC जितना एनर्जी सप्लाई कर पा रहा है सर्किट में, उतना एनर्जी सप्लाई करने वाले एक सिंगल DC को IRMS बोलते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। IRMS निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर, तो आई स्क्वायर डी टी की स्क्वायर कीजिए, नीचे में इंटीग्रेशन डी टी, मीन लीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, 0 से t 0 से t। देखिए बार बार मैं चाहता हूं कि मैं रूट ना लिखूं, तो स्क्वायर करके रखते हैं और लास्ट में क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो IRMS का स्क्वायर जो होना चाहिए, यही से ये फॉर्मूला आया था कि आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी 0 से t, कि बार बार रूट कौन लिखे, तो इसको ऐसे लिख दिया गया। अब देखो जिंदगी में अगर कभी आपको साइन स्क्वायर मिले और कॉस स्क्वायर मिले, तो उसको इंटीग्रेशन करने का तरीका जो होता है, उसको इंटीग्रेशन का तरीका होता है कि अगर साइन का स्क्वायर है या फिर कॉस का स्क्वायर है, तो उसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का मतलब सबसे पहले यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर, उसके बगल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ 0 से t, यहाँ पे नीचे में डी टी, यहाँ पे 0 से t। कौन कौन का इंटीग्रेशन आसान है, तो आई नॉट का स्क्वायर वो तो बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन t होगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर कभी इंटीग्रेशन में आता है, तो कॉस 2 थीटा का डेफिनेशन होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर। तो यहाँ पे dt ऑफ कोर्स है आई डी टी का dt। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बच किसका गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड वाला को तो ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं,
इंटू डी टी, कहां से कहां, 0 से t इसके बराबर। कि जब कभी भी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर अगर आपको इंटीग्रेट करने का जरूरत पड़ेगा, यही फॉर्मूला मदद करता है। यहां से देखो बाद में पुट कर लेंगे, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। पहला टर्म क्या बच गया, तो पहला टर्म देखिए डिवाइडेड बाई 2 भी होना चाहिए, सही बात है। तो पहला टर्म क्या बच गया, तो पहला टर्म बच गया dt बाई 2, इसका इंटीग्रेशन। दूसरा टर्म बीच का माइनस आई नॉट स्क्वायर 2 इंटू टी। अब ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करके देखना, वो 0 आएगा। ये एक सच्चाई बात होता है। देखिए साइन और कॉस का इंटीग्रेशन ओवर 1 साइकिल हमेशा 0 होता है। जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही निगेटिव एरिया। तो यहां से देखो, तो ये वाला टर्म का आपका जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत होगा तो कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी कॉस ax का इंटीग्रेशन होना चाहिए 1 बाई ए साइन ax। यहां पे लिमिट डालोगे साइन में, देखो ऊपर का लिमिट आ जाएगा 2 पाई, तो वहां भी साइन 0 होता है। नीचे का लिमिट आ जाएगा पाई, वहां भी साइन 0 होता है 0 पे। तो यहां से क्या बच गया कि आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू 1 बाई टी, dt का इंटीग्रेशन t के बराबर, t से t कट गया। आई आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर आया, तो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर। तो ये यहाँ का फेमस फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी। एवरेज खत्म हो गया, एवरेज को कोई नहीं पूछता है। एवरेज बस समझना था कि चार्ज बेसिस पे एवरेज होता है, एनर्जी बेसिस पे आरएमएस होता है, और आरएमएस ही तो सब कुछ है। तो आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, इसी को बोला जाता है 0.71 आई नॉट। कि अगर ये आई नॉट है तो उसका आरएमएस वैल्यू देखिए 0.71 आई नॉट होगा। कि आपको जो 220 बताया जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अपने घरों में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो करीब आपका 280 वोल्ट तक जाता है। जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 220। तो 220 कौन सा है, तो आरएमएस रिपोर्ट किया जा रहा है। अपने घरों में क्या हो रहा है कि वोल्टेज 0 से लेके 280, 280 से 0 से माइनस 280, तो कितना रिपोर्ट किया जाएगा, 260, 250, 120, बहुत सारा वोल्टेज आया होगा तो रिपोर्ट कर दिया जाता है 220 आरएमएस वैल्यू, लेकिन पिक वैल्यू उसका ज्यादा होगा। तो ये आरएमएस और पिक वैल्यू के बीच का रिलेशन है। तो अगला क्लास में एसी का आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और इक्वेशन का कुछ सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग उसके बाद देखेंगे एसी सर्किट। शायद मैंने जैसा बोला था वैसा रूटीन नहीं है, आपका एज यूजुअल रूटीन है। कल पता होगा आप लोगों को कि कल सभी क्लासेस एज यूजुअल 5 से 8 है, बोला गया है। शायद बायोलॉजी नहीं है आप लोगों के लिए, 5 से 7 है शायद आपका क्लास। बाकी 5 बजे आपका आ जाइएगा, कोई और क्लास नहीं होगा तो 5 से 8 फिजिक्स भी चल सकता है। तो कल 5 बजे सभी लोग आ जाइएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।